कोरोना की पाबंदियों के बीच दुनिया भर में मनाया जा रहा क्रिसमस का त्योहार। भारत में भी जोर शोर से चल रही तैयारी। देश भर में गिरजाघरों से प्रार्थना की तैयारी शुरू। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने समाधि स्थल पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पुष्प किए अर्पित। भारतीय वायुसेना का एक विग 21 लड़ाकू विमान राजस्थान के जैसलमेर के पास हुआ क्रैश। इस हादसे में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत, एयरफोर्स ने की पुष्टि। ओमिक्रॉन पर हेल्थ एक्सपर्ट की चेतावनी। कहा अगले 2 महीने में भारत में 10 लाख केस। 2-3 हफ्ते में ही देश में ओमिक्रॉन केस की संख्या 1000। और भोपाल में युवक ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। सुसाइड करने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर परिजनों को सौंपा। परिजनों को भेजा, पत्नी से प्रताड़ित होकर किया हत्या। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान चर्च के बिशप जेम्स ने मुख्यमंत्री बघेल का स्वागत भी किया। आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रभु यीशु ने करुणा, दया, प्रेम की शिक्षा दी है, जो आज पूरी दुनिया को बहुत आवश्यकता है। जहाँ अनेक प्रकार के विद्वेष, लड़ाइयाँ और शांति है, ऐसे में प्रभु यीशु मसीह के जो संदेश है आज समसामयिक है और हम सबको जीवन में दया, करुणा और प्रेम आए, यही संदेश प्रभु यीशु का है। रायपुर में सिख समाज के लोगों ने धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार आशीष अग्रवाल और उसके कुछ साथी व्हाट्सएप पर एक ग्रुप चला रहे थे, जिसमें सिख समुदाय को लेकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। ऐसा उनके फेसबुक ग्रुप पर भी होता रहा। जब बात बढ़ गई तो मामले को थाने तक लाना पड़ा। इसके बाद आशीष अग्रवाल ने थाने पर पहुंचकर समुदाय के लोगों से माफी मांगी। ब्यावरा के ग्राम मऊ के हायर सेकेंडरी स्कूल में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का समापन समारोह किया गया, जिसमें उप निरीक्षक अर्जुन सिंह और पुलिस अधीक्षक इतिश्री राठौर ने कैरियर के विषयों में बच्चों को मार्गदर्शन किया। वहीं संस्था की प्राचार्य लक्ष्मी ओझा ने अतिथियों का पुष्पहार कर स्वागत किया। वहीं छात्रों ने भी सवाल किए, जिनकी विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पिछले सप्ताह भी जीवन कौशल के तहत बच्चों को जीवन जीने के तरीके बताए गए। इस दौरान नोडल अभिलाषा शर्मा और संजय गुप्ता के साथ ही समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तो ये पानी है जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो नमक है, ये आपके आसपास की इम्प्यूरिटीज है। मतलब ये नमक क्या है? ये आपका मोबाइल है, ये आपके ऐसे फ्रेंड है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते पढ़ाई से, ऐसे फ्रेंड है जो आपकी संगति को बुरे बनाते हैं। तो इन चीजों में आप जल्दी घुल जाओगे। ये घुल गए आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें नमक है। दिख रहा है? ठीक है। बागली थाना के चापड़ा में महिला के अंधे कत्ल का खुलासा हो गया है, जहां 4 महीने के बाद पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। बता दें, मोबाइल कॉल की डिटेल्स के माध्यम से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पैसे के लेन देन के चलते महिला सावित्री बाई पाटीदार की हत्या की थी, जिसमें एक ही घर के 3 आरोपी और 2 रिश्तेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये घटना 8 अगस्त की थी और जब मेरी 10 नवंबर को इसमें सबने पोस्टिंग की थी, तो मुझे इस हत्या को सुलझाने के लिए चैलेंज के रूप में दिया गया था कि आपको ये हत्या को डिटेक्ट करना है। तभी से इसको मैंने मोस्ट प्राथमिकता के रूप में इसको रखा था कि मुझे इसको करना है। इसमें मैं तभी से शुरुआत से इसमें लगा था। और चूँकि घटना को 4 से 5 महीने हो गए थे, तो एक बेसिकली फंडा ये था कि कोई भी अपराधी जो होगा वो परफेक्ट हो गया होगा, उसको हम उसके बयानों पे नहीं डिटेक्ट कर पाते। इसमें मुझे साइबर की ज़रूरत पड़ी थी कि मुझे साइबर की चीज़ों से ही मुझे और सीसीटीवी फुटेज जो
उपलब्ध थे, इन चीज़ों से ही मैं इस मामले को डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं पुलिस अधीक्षक जो मेरे देवास के थे और एडिशनल एसपी देहात सूर्यकांत सर, उनके मार्गदर्शन में जो मैं साइबर से डिटेल लेता गया, उनका एनालिसिस करता गया, साइबर सेल से पूछ से संपर्क कर एनालिसिस हम लोग करते रहे। मैं रोज़ कम से कम रोज़ 1-2 घंटे साइबर पे देता था। इसमें जो चीज़ें निकल के आई और इन चीज़ों से ही हमने डिटेक्ट किया पूरा मामला। क्रिसमस पर्व सतना जिले के सभी गिरजाघरों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार की रात झिलमिल रोशनी के बीच ईसाई समुदाय ने विशेष प्रार्थना की, जहां 12 बजते ही चर्च मेरी क्रिसमस से गूंजने लगा। रीवा रोड स्थित चर्च में भी बिशप जोसेफ कोड कलील ने प्रार्थना कर प्रभु यीशु का संदेश दिया। क्राइस्ट ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल, बस स्टैंड कैंप में बने चर्च और किस्तूर कला मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में यीशु के जन्म उत्सव की आकर्षक झांकियां सजाई गईं। वहीं कोरोना के चलते इस बार भी किसी प्रकार के इवेंट नहीं हो सके और प्रभु यीशु का जन्म उत्सव शांति और सद्भाव से मनाया गया। कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। ब्यौरा के सुठालिया समीप ग्राम पंचायत मऊ के आंगनवाड़ी भवन में भी टीकाकरण किया गया। एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है और प्रशासन द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि कोरोना वैक्सीन से कोई न छूटे। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर शक्तिनगर स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंची, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही सांसद ने बल्लेबाजी भी की। इस मौके पर सांसद प्रज्ञा ने सांसद निधि से ग्राउंड के निवास के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। प्रदेश में कई ग्राम पंचायत ऐसी बची हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चलते अभी तक नामांकन नहीं भरा गया है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर बस स्टैंड से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं ज्ञापन सौंपने में देरी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तहसीलदार और एसडीएम से बहस हो गई। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पिछड़ों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, पिछड़ों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार जिस तानाशाह तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या कर कर पंचायतों का चुनाव संपन्न करा रही है और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के पिछड़ों के अधिकार का हनन इस चुनाव में होने की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के माननीय कमलनाथ जी ने यह मांग की है कि किसी भी कीमत पर इस मध्य प्रदेश का यह चुनाव 27% पिछड़ों का जो आरक्षण यथावत है, जिसके आधार पर अभी तक चुनाव हो रहा था, उसके बगैर ये चुनाव नहीं कराया जाए। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के समस्त उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। माननीय कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक पोलिंग स्तर का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है और किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग के हितों का हनन नहीं होने देगी। दिन प्रतिदिन बढ़ रही छेड़छाड़ और उत्पीड़न से अब आत्मरक्षा के लिए लड़कियों को खुद तैयार होने का समय आ गया है। इसी सोच से डबरा में राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा 8 दिवसीय निःशुल्क मार्शल आर्ट शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की दर्जनों स्कूली छात्राओं ने प्रशिक्षण लिया। वहीं ग्वालियर की अधिकारी विभाग की कार्यवाहिका मनीषा इंद्रापुरकर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही।
और मैं सबसे कहूँगी बहुत लगन से लीजिए, बहुत मेहनत से लीजिए। बस एक कहानी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कुछ। एक मूर्तिकार था, वो मूर्ति बनाने का काम करता था। तो एक बार उसने एक पत्थर को लिया और मूर्ति बनाने का प्रयास किया, पर उस पत्थर में कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसने फिर प्रयास किया, फिर आवाज़ें आ रही थी, तो उसने उस पत्थर को एक तरफ छोड़ दिया और एक दूसरा पत्थर लिया, उसमें से एक मूर्ति का निर्माण किया। मूर्ति भगवान की थी, उसे स्थापित किया गया। भोपाल में 3 IAS अधिकारियों के तबादले हो गए हैं, जहां सुदाम खाड़े स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर बनाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग का भी जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। वहीं आकाश त्रिपाठी सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल बनाए गए हैं। इसके साथ ही आकाश त्रिपाठी को भी खाद्य सुरक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा गया है और राघवेंद्र सिंह को जनसंपर्क विभाग का कमिश्नर बनाया गया है। राजगढ़ के जीरापुर नगर में सुशासन दिवस पर नगर परिषद द्वारा स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही मां सरस्वती एकेडमी के छात्र छात्राओं, प्राचार्य और स्टाफ द्वारा श्रमदान किया गया। नगर परिषद सभागार में एक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जहां CMO ने भी सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और शहर को स्वच्छ रखने पर सफाई कर्मचारियों का आभार जताया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। CM चौहान ने कहा कि अटल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पहले दिन से ही काम किया है। आज संसद उनके बिना सूनी है। उनके कामों को हमेशा याद किया जाएगा और उनके सपनों को बीजेपी सरकार साकार भी कर रही है। आज अटल जी का जन्मदिन है। अजात शत्रु अटल जी, हर दिन अजीज अटल जी, राष्ट्र नायक अटल जी, मौलिक चिंतक अटल जी, कुशल संगठक अटल जी, सम्मोहित करने वाले अद्भुत वक्ता अटल जी, कवि अटल जी, लेखक अटल जी, चालू है, लाइव चालू है, माइक चालू करो, साहित्यकार अटल जी, करुणा, प्रेम और स्नेह, आत्मीयता के भाव से भरे हुए अटल जी, माइक चालू करो, माइक। ऐसे अटल जी कि सरकारें भले दूसरी रही हो, लेकिन जब भी देश पर संकट आया तो तत्कालीन सत्ताधीशों ने अटल जी पर विश्वास व्यक्त करते हुए भारत का कई मामलों में नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा। देश जानता है, जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब भारत के पक्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखना था। कौन करेगा नेतृत्व? एक ही नाम सामने आया, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। ऐसे अटल जी जिनका पूरा जीवन जब से होश संभाला भारत माता के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दिया। संघ के प्रचारक के नाते मां भारती की दिनों रात उन्होंने सेवा की। भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक सदस्य थे। हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पहले दिन से ही काम करना उन्होंने प्रारंभ किया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, जहां कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। बता दें, कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की गाइडलाइन जारी की थी, साथ ही स्पॉट फाइन के निर्देश भी दिए थे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकासखंड स्तर सिरोंज, गंजबासौदा और विदिशा में शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिसमें बहुत सी कमियां नजर आईं। सिरोंज में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक को ही बुनियादी जानकारी नहीं थी। प्रशिक्षण को यह भी नहीं पता था कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एक शासकीय संस्था है जो कि जिले में 2006 से दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। वहीं एक्ट 2016 के अनुसार 21 दिव्यांगों के प्रकार भी नहीं पता थे। साथ ही प्रश्न पत्र में भी काफी गलतियां पाई गई। आज आप किस सिलसिले में यहाँ डाइट आए हुए थे? दिव्यांग छात्रों के लिए जो ट्रेनिंग के पर्पस में बुलाया गया था हमें। दिव्यांग छात्रों के पर्पस में, तो इसमें क्या प्रशिक्षण दिया गया आपको? हमें विभिन्न प्रकार की जो दिव्यांगताएं होती हैं उनके बारे में बताया गया। जी, कितने प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं? 21 प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं। हाँ, तो इनके नाम बता पाएंगे क्या आप? नहीं, नाम तो पूरे नहीं पर मूल रूप से 7 तरह की होती हैं। दृष्टिबाधित, मूक बधिर, चलने में लोकोमोटिव होती है, मानसिक होती है और कुछ बीमारियां भी रहती हैं। जी, बोनापन भी क्या एक दिव्यांगता है? बोनापन है ना उसके थ्रू। हाँ, तो ये बोनापन का कोई मापदंड है कि कितनी हाइट वाले? 4 फीट 10 इंच से जब जिनकी हाइट कम है, जी 18 वर्ष से या आयु पूर्ण कर लिए, तो वो बोनेपन की श्रेणी में आते हैं। तो आप यहाँ जो आए प्रशिक्षण में, इसमें कोई टेस्ट वगैरह भी हुआ आप लोगों? पहले प्री टेस्ट हुआ था, पोस्ट टेस्ट हुआ था। जी, तो जो प्री टेस्ट पहले हुआ तो वो तो शायद आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि स्वाभाविक है आप लोग दिव्यांगता। हाँ, वो पहली बार इस चीज़ से संबंधित। बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर उस टेस्ट पेपर को आपने प्रशिक्षण के बाद सॉल्व कर लिया? हाँ। तो टेस्ट पेपर वही था जो पहले मिला था प्री टेस्ट में, कि अलग अलग था? अलग था, दोनों अलग थे। आज हम दिव्यांगता के संबंध में एक प्रशिक्षण था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के। जी, तो वो प्रशिक्षण था, उसमें हम आए थे। इस बारे में सर अपन चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? जी हाँ, पढ़ते हैं। आप कल कोई एक विशेष खबर जो आपको याद हो, कोई बड़ी खबर? आजकल तो राजनीतिक माहौल चल रहा है तो उस टाइप की, और ओमिक्रॉन के संबंध में न्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं। जी हाँ, ओमिक्रॉन इस संबंध में पूछना चाहा था। तो ओमिक्रॉन के संबंध में कल क्या न्यूज़ आई थी? कल मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया सरकार ने। ये कर्फ्यू क्यों लगाया जाए, क्या कारण है इसके पीछे? ओमिक्रॉन जो वायरस है, वेरिएंट है वो कोविड का ही। हाँ जी। तो उसकी जो फैलने की क्षमता है वो ज़्यादा है, मतलब उसका, इस कारण से वो बहुत जल्द से जल्द फैल रहा है। अभी हमारे यहाँ भारत में लगभग 350 पेशेंट हो चुके हैं, मतलब संक्रमित मरीज। तो उसको बचाव के लिए आरटी के तहत हम किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते हैं। हम सभी बच्चों को प्रवेश देंगे, लेकिन जो जैसे सीवियर बच्चे हैं, बहुत प्रोफाउंड लेवल के बच्चे हैं, वो शाला स्तर तक नहीं आ पाते हैं, तो उसको हमारे एमआरसी गृह आधारित शिक्षा देते हैं घर पर जा कर के। मैम, तो कौन कौन सी कैटेगरी होती है दिव्यांगता में? दिव्यांगता में तो अभी 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को दिव्यांगता में शामिल किया है। जी, पहले कितनी कैटेगरी थी? पहले 7 प्रकार की थी। और जो अपनी ये आपने बोला कि सीवियर होते हैं, तो इसमें सीवियर में और कौन कौन से अपन कैसे फाइंड करेंगे कि इनको लेना है, इनको नहीं लेना है? सभी प्रकार के दिव्यांग को तो मैंने जैसा अभी बताया है कि सभी प्रकार की दिव्यांगता को हम प्रवेश ले सकते हैं। उनके जरूर शिक्षा में मतलब दिक्कत आती है, तो जैसे अब डेली स्कूल बच्चा नहीं आ सकता है वहाँ तक, तो फिर वो हमारे एमआरसी वहाँ पर जाकर के उनको घर पर जाकर के माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड 4 तरह के प्रोफाउंड। यही मैं आपसे पूछना चाहूँ। जी, आज ये प्रशिक्षण था, किस संबंध में था? ये आज का 1 दिवसीय प्रशिक्षण था दिव्यांग बालक बालिकाओं को समावेश शिक्षा के अंदर जोड़ने के लिए। समावेश शिक्षा के अंतर्गत जोड़ने के लिए। इसमें ये किस योजना के अंतर्गत है ये प्रशिक्षण? यह प्रशिक्षण जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनके लिए कैसे हम प्रशिक्षित करके मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। मेरा कहना का मतलब ये है कि जो योजना है उसका क्या नाम है, जो प्रशिक्षण दिया रहा है, किसी योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है या ऐसा चलता रहता है, कभी भी हो जाता है? राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। राज्य के द्वारा ये योजना है? जी, ये राज्य के द्वारा है, केंद्र के द्वारा है? राज्य शिक्षा केंद्र है हमारा, राज्य के द्वारा ही है। ये जो वर्तमान जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसी के द्वारा है। तो ये मतलब प्रशिक्षण जो है वो राज्य की योजना है, केंद्र के द्वारा नहीं है, राज्य के द्वारा है। ठीक है। व्यक्ति जिनके ऊपर एसिड से हमला किया गया हो और एसिड हमले के बाद से उनका चेहरा या कि हाथ पाँव काम करना बंद कर दे, विकृत हो जाए, तो उसको भी अब डिसेबिलिटी में रख दिया गया है। तो सर, उनका भी पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से? इनको पेंशन मिलती है? इनको डिसेबिलिटी के हिसाब से पेंशन मिल रही है और दूसरा उनके परसेंटेज बेस के हिसाब से। जैसे अस्थि विकलांग बच्चा है वो 40% से 100% का भी होगा तो उसे 600 रुपये। बिल्कुल। जैसे MR बच्चा है, MR से संबंध मतलब मानसिक दिव्यांग बच्चा या कि बहुविकलांग बच्चा है और वो 40% से ऊपर है
40 या 40 से ऊपर 100 तक, तो उसे 1200 रुपये पेंशन मिल रही है। तो सर जैसे अगर कोई बहुविकलांग नहीं है लेकिन अगर सिर्फ MR है तो उसको भी 1200 रुपये मिलेगी। चलिए जी। लेकिन वो अगर अस्थि विकलांग है सिर्फ, तो उसको सिर्फ 600 रुपये मिलेगी। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। एमपी के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटों पर लगी रोक से पिछड़ा वर्ग नाराज चल रहा है और अब प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले वर्ग के मतदाताओं की गिनती कराने जा रही है, जिसे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने पूरी तरह से गलत बताया है और पिछड़ा वर्ग को गुमराह किए जाने के आरोप लगाए हैं। जेपी धनोपिया ने बयान जारी कर कहा कि शासन द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गैर संवैधानिक संस्था है और उसके नाम पर ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराना न्याय संगत नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर पिछड़े वर्ग के साथ में राजनीति कर रही है और आश्चर्य इस बात का है कि आज पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के वोटर्स की गिनती करने के लिए आदेश जारी किया गया है। पटवारियों से, पंचायत सचिवों से, इन सबसे इसकी गिनती कराई जा रही है। इस गिनती के पीछे उद्देश्य क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। ये गिनती कैसे होगी? क्या मतदाता सूची से होगी? मतदाता सूची में तो वोटर्स के आगे लिखा ही नहीं होता वो किस जाति और किस वर्ग के लोग हैं। और ये जिस उद्देश्य करने का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की, तो उसमें भी ये निश्चित से गलतियां कर रहे हैं, जबकि माननीय न्यायालय का साफ कहना है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर एक आयोग का गठन होना चाहिए, जबकि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग न संवैधानिक संस्था है न किस तरह से इसके उद्देश्य से गठित किया गया है। ऐसे में इसके द्वारा ये कार्य कराने का उद्देश्य साफ है कि पिछड़े वर्ग गुमराह करना, पिछड़े वर्ग के बारे में ये कहना कि हम देखिए आपके लिए काम कर रहे हैं, जबकि इनकी साफ है कि किसी भी तरह से पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के साथ हेराफेरी करके उसको उलझाए रखना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से इस तरह की जनसंख्या की वोटर्स की गिनती करा रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए उन्हें अलग आयोग गठित करना चाहिए और संबंध में कार्रवाई करना चाहिए और ये मतदाता सूची से नहीं, लोगों घर घर जाकर करना चाहिए कि जो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 52% से भी अधिक है, तो फिर उसका वोटर्स की गिनती का सवाल उठाई कहाँ पर? ये तो निश्चित सरकार पिछड़े वर्ग गुमराह करने के लिए ऐसा काम कर रही है जो कहीं से भी उचित नहीं है। नगर परिषद रेहटी द्वारा 35 सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। नगर परिषद रेहटी में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के अंतर्गत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मियों को सम्मान किया गया। दरअसल नगर परिषद रेहटी द्वारा स्रोत पर कचरा पृथक्करण को लेकर मुहिम चलाई गई। इससे कचरे का निपटान हुआ और नगर भी स्वच्छ हुआ। नगर परिषद द्वारा इस कार्य में लगे करीब 35 कर्मियों का सम्मान करके उन्हें आगे भी इसी तरह काम करने के लिए प्रेरित किया गया। रामगोपाल टेलर वरिष्ठ भाजपा नेता भी सम्मिलित रहे। रेहटी नगर स्वच्छ तो है, लेकिन अधिक स्वच्छ बनाने के लिए हमें जन जागरण करना पड़ेगा। बगैर भय के प्रीत भी नहीं होती, इसलिए दुकानदारों के साथ ज़्यादा नहीं, थोड़ी सख्ती नहीं बल्कि उनको प्रेरणा दें। उनसे कहें कि अपने प्रतिष्ठान में जो है ना डस्टबिन रखें। थोड़ा सा भी कचरा यदि कहीं दिखे उसको डस्टबिन में डालें। ग्राहकों को भी समझाएं। बगैर जन सहयोग के रेहटी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकती, साफ सुथरी नहीं हो सकती। पार्क तो ये आप सभी के आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का ने जो विकास दिया था अपन को किया है अपन ने, उस स्वच्छता में मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी को देती हूँ। तो दरोगा और शिवपत जो रात दिन मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन हम लोगों से थोड़ा सा वो आधे अधूरे रहते हैं, हम लोग सहयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप और हम सब मिलकर उनका सहयोग करेंगे, दुकानदार व्यापारी सभी लोग, तो हमारा नगर स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। सरगुजा में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं सीतापुर जनपद ग्राम पंचायत हर्रा टिकरा में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस पर्व मनाया गया, जहां बच्चों ने नाच गाकर प्रभु यीशु का स्वागत किया। इस दौरान सीतापुर जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए और क्षेत्रवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी।
पापी ही थे तब बाइबल ऐसे बताता है कि हमारा उद्धार करने के लिए यीशु जन्मा। तो ये अवसर के इस अवसर में हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन कि वो आया और हम जब पापी थे तब हमारे जीवन को बचाया। बस इतना ही। हर्ष का विषय है कि हम लोग 2 साल कोरोना के कठिन सही सलामत बचे हुए हैं, इसलिए हम लोग सब परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए सभी जो मसीह भाई हैं उन सबको क्रिसमस का शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।